Hi friends, welcome to all of you. So guys, in the last video we were discussing about submarines. तो सबमरीन एक सबमर्ज्ड बॉडी है और हमने देखा कि वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स चेक किए, आपने बोला न्यूट्रल है। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स चेक किए, उसमें दो सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर तो पानी को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं तो न्यूट्रल, और कंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं तो स्टेबल। और उसके बाद हमने रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट्स देखा। सबमर्ज बॉडीज का एक और एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द हॉट एयर बैलून। सर क्या सबमरीन के एनालिसिस में और हॉट एयर बैलून के एनालिसिस में रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, क्या इन दोनों के एनालिसिस में कोई डिफरेंस है? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है और हमारा फाइनल कंक्लूजन भी सेम आने वाला है। तो सर फिर हम दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सभी बुक्स में यही एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और बुक का एग्जाम्पल भी कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट्स पे फोकस करूंगा। आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट खुद से चेकआउट कर सकते हो। तो हॉट एयर बैलून, तो जब आप हिमाचल में या गोवा वगैरह में घूमने जाते हो तो वहां पे इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप हॉट एयर बैलून में बैठो और 600-700 मीटर ऊपर जाओ और सुंदर से नज़ारे का मजा लो। तो ये पैराशूट बैलून है और यहाँ नीचे बैलून की जो स्कर्ट होती है वहां से कुछ रोप्स आ रही हैं। रोप्स पर एक बास्केट लटकी हुई है जहां आप खड़े हो जाते हो और यहाँ पर कुछ बर्नर्स रहते हैं। बर्नर्स की मदद से आप बैलून के अंदर की जो हवा है उसको आप गर्म करते हो, तो अंदर की हवा गर्म है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर। तो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर कंपैरेटिवली कोल्ड है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि सर 800 मीटर ऊपर जाकर ये बैलून इक्विलिब्रियम में कैसे है, तो बहुत आसान है, हम इस बॉडी का, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो इस पूरे बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का एक वेट होगा डाउनवर्ड्स। वेट कैसे लिखेंगे? इस पूरे सिस्टम में एक तो सिस्टम के अंदर गर्म हवा है तो उसको बोलेंगे हॉट एयर, तो वेट ऑफ हॉट एयर। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? उसके अलावा बैलून का खुद का मटेरियल है और ये रोप्स और बर्नर्स, ये बास्केट, बास्केट में आप भी खड़े हो और बास्केट के अंदर काफी सारे सैंड बैग्स भी हैं। ठीक है ना? तो गर्म हवा के अलावा भी सिस्टम में बहुत कुछ है जिसका वेट होगा, तो मैं उसको लिख देता हूं वेट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। अच्छा, एक चीज नोट करो, अगर हम वेट ऑफ हॉट एयर की बात करें तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर, जो कि वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर है ना? जब मैं बोल रहा हूँ बैलून तो मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर के पोर्शन को रेफर कर रहा हूँ, पैराशूट को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, जब भी मैं बोलूंगा ना पूरी बॉडी तो मैं नाम लूंगा सिस्टम, और जब मैं बोलूंगा बैलून तो सिर्फ ऊपर के पैराशूट की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर है वो तो वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर आएगी। तो डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू जी, वो वेट ऑफ एयर बन जाएगा और साथ में यहाँ पे वेट ऑफ अदर्स भी आएगा। सही बात है? तो एक चीज नोट करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हवा की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वेट ऑफ हॉट एयर यहाँ निग्लेक्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज है। कैसे? जो बैलून है उसका डायमीटर 10 मीटर तक का हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ये। तो इस वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होगा? इस वॉल्यूम का ऑर्डर जो है मे बी लाइक नियर अबाउट 1000 मीटर क्यूब होगा, तो ये 1000 kg ऑफ एयर हो गया। इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ हॉट एयर को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलेगा कि भैया डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होती है इसलिए वेट ऑफ हॉट एयर निग्लेक्ट कर दो। नहीं, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर है वो सफिशिएंटली लार्ज है, इसलिए ये वाला जो वेट आएगा वो इन वेट वैल्यूज के कंपेरेबल आएगा। मगर एक फंडा जरूर लगेगा, वो ये, क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है और नीचे के कंपोनेंट्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम टोटल वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एज्यूम करेंगे, वो यहां पर लगेगा ऐसे।
अच्छा, इसके अलावा इस बैलून ने बहुत सारा एटमॉस्फेरिक एयर डिस्प्लेस किया है। ऑब्वियसली बैलून ने एटमॉस्फेरिक एयर डिस्प्लेस किया है, बर्नर्स ने डिस्प्लेस किया है, कार्ट ने और आपने कुछ एटमॉस्फेरिक एयर डिस्प्लेस किया है। मगर आपका जो वॉल्यूम है, कार्ट का जो वॉल्यूम है, कार्ट तो अंदर से हॉलो ही होती है, कार्ट का जो वॉल्यूम है और बर्नर्स का जो वॉल्यूम है, इन्होंने जो एटमॉस्फेरिक एयर को डिस्प्लेस किया है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून। तो हम सीधा बोलेंगे कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर डिस्प्लेस हुई है दैट इज मेनली ड्यू टू द बैलून। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड सराउंडिंग फ्लूइड आ गया। तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे इस डिस्प्लेस्ड सराउंडिंग फ्लूइड का जो वेट होगा वही ब्यूएंट फोर्स होगा, और इस डिस्प्लेस्ड सराउंडिंग फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, जहां आपको मिलेगी ब्यूएंट फोर्स मिलेगी। एक काम करते हैं, इस ब्यूएंट फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ब्यूएंट फोर्स की वैल्यू कैसे लिखोगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कौन सा है, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर जो थोड़ा सा कोल्ड है, तो उसको लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। अब मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर किसने डिस्प्लेस किया है, बैलून ने डिस्प्लेस किया है। तो मेरे ख्याल से हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज नियरली सेम एज वॉल्यूम ऑफ बैलून, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट्स ने एयर डिस्प्लेस किया उनका वॉल्यूम बहुत कम है। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए तो आप सीधा बोलोगे जो ब्यूएंट फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रही है, जो ब्यूएंट फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रही है। सो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर दैट इज सराउंडिंग एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इनसाइड वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर विच इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ बैलून प्लस द वेट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। तो आप एक काम कीजिए, आप ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी साइड ले जाइए। तो मेरे ख्याल से आप सीधा बोलेंगे जो वेट ऑफ अदर कंपोनेंट्स हैं यानी कि पैराशूट मटेरियल और आप लोग सैंडबैग्स, बास्केट, इन सब का जो वेट है वो कैसे बैलेंस होगा, वो बैलेंस होगा रो सी माइनस रो एच इंटू वी बी जी। तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो बैलून है यानी कि जो पैराशूट है इसका वॉल्यूम और अंदर और बाहर की हवा का जो डेंसिटी डिफरेंस है ये दोनों वैल्यू सिग्निफिकेंट हो ताकि बाकी कंपोनेंट्स का वेट बैलेंस हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हॉट एयर बैलून का इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। एनीवेज ये तो इसलिए बता दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्या चेक करना है, हमें रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये आपके पास पैराशूट है यानी कि बैलून है और नीचे रोप्स की हेल्प से एक बास्केट लटक रहा है और आप इस बास्केट में, मैं चलो आप लोग नहीं, मैं इस बास्केट में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे बहुत सारा सैंड बैग्स भी है और यहीं पे हीटिंग सिस्टम भी है। तो जो नीचे का जो पोर्शन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ऊपर तो हवा है, इस सिस्टम में बैलून के अंदर तो हॉट एयर है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, और नीचे के पोर्शन में आप लोग खड़े हो, सॉलिड कंपोनेंट्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो नीचे आएगा और यहीं पे पूरे सिस्टम का वेट लगेगा। जितना भी सराउंडिंग एयर है वो तो मेजरली बैलून ने डिस्प्लेस किया सराउंडिंग एयर। तो जो डिस्प्लेस्ड सराउंडिंग एयर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बन जाएगा और यहां से लगेगा ब्यूएंट फोर्स। तो इनिशियली ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ना ही दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है मगर इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया कोई तूफान आ रहा है, सो लेफ्ट टू राइट तूफान आ रहा है, लेफ्ट टू राइट हवा चल रही है। तो ये हवा क्या करेगी, बैलून के सरफेस पे और बास्केट के सरफेस पे डायनेमिक प्रेशर लगाएगी। डायनेमिक प्रेशर इनटू एरिया फोर्स बन जाता है और मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि बैलून का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ कार्ट। तो बैलून पे फोर्स लगेगी ज्यादा, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण बैलून जो है हमारा पूरा सिस्टम जो है टिल्ट हो जाएगा, पूरा सिस्टम जो है टिल्ट हो जाएगा और अब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी और मुझे डर लगने लगेगा, है ना, अब मैं डर जाऊंगा। मगर अब एक चीज नोट करो, ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे ब्यूएंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। पहले इस क्लॉकवाइज डिस्टरबेंस से पहले कैसी डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। इस क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट से पहले ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी और दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम था।
मगर अब आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया है। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या करेंगी, ये दोनों फोर्सेस जो है मिलकर एक कपल जनरेट करेंगी। और आप खुद ही देखिए उस कपल की क्या डायरेक्शन आ रही है, उस कपल की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज आ रही है। तो क्या हुआ, जब आपने बॉडी को क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया तो एक क्लॉकवाइज कपल यानी टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो गया। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क ये क्या करेगा, ये बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करेगा। तो इस कपल को अब आप क्या लिख सकते हो, इस कपल को आप रिस्टोरिंग कपल कह सकते हो और बॉडी को आप कह सकते हो स्टेबल है। तो भैया बॉडी वापस अपराइट कॉन्फ़िगरेशन में, सीधी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, तो बॉडी स्टेबल है और मैं बच जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। और आप नीचे खड़े थे, आप लोग सोच रहे थे साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए, गिर जाना चाहिए साला, ऐसे बोल रहे थे, मगर मैं बच गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मगर अब एक काम करते हैं, एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या है, आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया। आप लोगों ने बोला ये काट है और ये हमारे हमारे रॉड्स की मदद से हमने हॉट एयर बैलून के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हॉट एयर बैलून नीचे है, मैं यहाँ ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आराम से हवा में हूँ, इक्विलिब्रियम में हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, व्यू देख रहा हूँ। अब अगेन जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बास्केट की तरफ शिफ्टेड होगा और मोस्ट ऑफ दी सराउंडिंग एयर जो डिस्प्लेस हुई है वो तो बैलून ने की है। तो डिस्प्लेस्ड एयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो यहाँ पे आएगा, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे ब्यूएंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटी पे वेट लगेगा नीचे की तरफ। इनिशियली इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। अब क्या आया, तूफान आया, लेफ्ट टू राइट, फिर से बैलून का सरफेस एरिया ज्यादा है तो डायनेमिक प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, और बैलून का सरफेस ज्यादा है तो बैलून पे फोर्स लगेगी ज्यादा। इसका मतलब अब इस बार कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप मेरे पीछे कुछ भी नहीं छुपा है ना, सही चल रहा है। अब ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मगर मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि यार पिछली बार भी मैं बच गया था, इस बार भी मैं बच जाऊंगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अभी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही रहेगा, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी वही रहेगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा नीचे की तरफ और सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे ब्यूएंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। आई होप आप देख सकते हो कि जो मोमेंट जनरेट होगा, कपल जनरेट होगा यानी कि टॉर्क, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट होने से एक एंटी क्लॉकवाइज कपल भी जनरेट हो गया। अब ये कपल क्या करेगा, ये बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की बजाय बॉडी को उल्टा कर देगा। तो ये बॉडी को रिस्टोर करने की बजाय बॉडी को इन्वर्ट कर देगा। तो ये ओवर टर्निंग कपल है। कैसा कपल है, ओवर टर्निंग कपल है, और बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही है, बॉडी एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन में जा रही है। तो इसलिए हम बॉडी को अनस्टेबल बोलेंगे। आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की बजाय बॉडी और डिस्प्लेस हो गई, एक नई पोजीशन पे चली गई। वो नई पोजीशन कैसी दिखाई देगी, वो नई पोजीशन ऐसी दिखाई देगी, बैलून चला जाएगा ऊपर, बास्केट आ जाएगी नीचे, बास्केट हो जाएगी उल्टी और मैं गिर जाऊंगा नीचे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब आप यहाँ पे ना एक चीज नोट करोगे, सबसे पहले तो कंक्लूजन लिखते हैं जैसा हमने पिछली बार लिखा था। तो पिछली बार भी हमने क्या बोला था, हमने बोला था पहले केस में बॉडी स्टेबल है, सबमरीन के केस में बोला था। तो हमने बोला था कि पहले केस में बॉडी स्टेबल है और हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर था। सेकंड केस में बॉडी अनस्टेबल है तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गया है, और जब आपने इस अनस्टेबल बॉडी को डिस्प्लेस किया तो बॉडी ओवरटर्न कर रही है, दोबारा से इस पोजीशन में जा रही है, स्टेबल पोजीशन में जा रही है। तो यहां से कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन ये बनता है एक बॉडी पहले से इक्विलिब्रियम में है मगर वो बॉडी अनस्टेबल है। अब इस बॉडी को जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये नई पोजीशन पे जाएगा और वो नई पोजीशन स्टेबल पोजीशन होगी। तो अनस्टेबल बॉडी को जब आप डिस्प्लेस करते हो तो वो स्टेबल बनने की कोशिश करती है। तो ये कंक्लूजन हमने लास्ट टाइम नहीं लिखा था, आप लोग अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि when an unstable body is displaced it overturns and becomes stable। ठीक है, ये आप लिख सकते हो।
तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन हमारा वही है, सबमरीन वाला है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ ब्यूएंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि बॉडी स्टेबल है, और अगर सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो हम लोग बोलेंगे बॉडी अनस्टेबल है। और साथ में एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन एन अनस्टेबल बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इट ओवरटर्न्स एंड बिकम्स स्टेबल। ठीक है, दैट्स इट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, शिप्स के बारे में बात करते हैं, यानी फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जिनको भी इन वीडियोस की जरूरत है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन देयर, बाय बाय।